हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भकाक का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हम अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं आपके विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो देखिए, जो आपका चैत्य है ये क्या है, ये आपका पूजा स्थल होता है। चैत्य क्या है, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो है ये आपका निवास स्थान है। चैत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, चिता संबंधी है, यानी कि शव दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे। तो चैत्य को क्या कहा, ये चैत्य जो थे ये उपासना का केंद्र बन गए और कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। और चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत्य आपका पूजा स्थल होता है और विहार जो है ये आपका निवास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो संविधान के भाग 15 में क्या आता है आपके, संविधान के भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में है आपका निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन जो है वो आपके भाग 15 में आते हैं। और भाग 16 में आते हैं आपके कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में क्या है आपका, भाग 17 में राजभाषा है और भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 15 में क्या है आपके निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में आपके राजभाषा आती है और भाग 18 में है आपके आपात उपबंध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो अटल टनल के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से कथन आपके सही हैं। इसका निर्माण सीमा संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो आपकी अटल टनल है इसका निर्माण आपके सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि आपके चारों ही कथन सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष लद्दाख के रणनीतिक क्षेत्रों तथा मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण आपके सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और 3 अक्टूबर सन 2020 को रोहतांग यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन कब हुआ था आपके, इसका उद्घाटन हुआ था 3 अक्टूबर सन 2020 को। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है आपका, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति
आवृत्ति आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। यहाँ पर आपको बताने की कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो एक तो आपका पहला कथन सही है, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। नेक्स्ट आपका तीसरा कथन, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और नेक्स्ट आपका पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। हृदय जो है आपका वो अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, जिसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है इसे सुनने के लिए। और आपके ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है। मैक संख्या सामान्यतः किसी पिंड की गति को वर्णित करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। जब वह पिंड ध्वनि की गति या उससे अधिक गति से विवरण कर रहा हो तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्वनि की जो गति होती है वो आपकी ठोस में सर्वाधिक होती है। ओके, ठोस में सर्वाधिक होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है आपका, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुत्थान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, या आपके उपयुक्त सभी। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी। समावेशी विकास का आशय समाज के सभी वर्गों तक संसाधन एवं सुविधाओं की पहुंच से है, इसलिए आपके तीनों ही ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके अभिलेख दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके शासक दिए गए हैं। तो नासिक का अभिलेख किससे संबंधित है, आपके गौतमी पुत्र से, हाथी गुम्फा हारवेल से, भीतरी पुलकेशिन द्वितीय से, गिरनार आपके रुद्रदामन प्रथम से। तो जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो भीतरी अभिलेख है, भीतरी अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है। भीतरी जो स्तंभ है आपका, भीतरी स्तंभ लेख, इसका संबंध गुप्त शासक जो थे आपका स्कंद गुप्त उससे है, स्कंद गुप्त से है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है आपके ऐहोल अभिलेख से, ऐहोल अभिलेख से। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर आपकी जो भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि आपके कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये है आपके अनुच्छेद 266 में। भारत की संचित निधि है अनुच्छेद 266 में। वित्त आयोग आता है आपके अनुच्छेद 280 में। और वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में आता है आपका, वित्तीय आपातकाल आता है अनुच्छेद 360 में। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये आते हैं आपके अनुच्छेद 148 में। भारत की संचित निधि 266 में, वित्त आयोग आपके 280 में, वित्तीय आपात 360 में और महालेखा परीक्षक आपके 148 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपकी जनजातियां दे रखी हैं, दूसरी सूची में आपके प्रदेश दे रखे हैं, राज्य दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी जनजाति आपके किस राज्य से संबंधित है। तो गद्दी कहाँ पर पाई जाती है आपके, ये हिमाचल प्रदेश में, टोडा आपके तमिलनाडु में, खासी मेघालय में और नागा आपके मणिपुर में। गद्दी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, खासी मेघालय में और नागा आपके मणिपुर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपकी
विशेषताएं दे रखी हैं, दूसरी सूची में उनके धातु से उन्हें आपको मैच करना है। तो ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन होता है? तो ये होता है आपका चांदी। ओके, चांदी होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने वाली योग्य धातु ये होती है आपका सोना यानी कि स्वर्ण। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक ये होता है आपका सीसा यानी कि लेड। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चांदी जो है वो ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम संचालक होती है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है आपकी एल्यूमिनियम। और स्वतंत्र अवस्था यानी कि शुद्ध अवस्था में सोना मुलायम होता है, बहुत तन्य तथा आपकी आधातवर्ध होता है, धातु का वह गुण जिसके कारण से पतली चादर में पीटकर परिवर्तित किया जा सके। ये आपका सोना होता है। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है आपका सीसा यानी कि लेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? यानी कि बैल पूंजीपति। तो बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहते हैं? गरीब किसान को, आपके धनाढ्य किसान को, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है, उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। तो ये कहते हैं आपके उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है। उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन है पर धनाढ्य नहीं है, उनको बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। लॉयड तथा सुसैन के अनुसार बुलक कैपिटलिस्ट ऐसे स्वनियोजित तथा स्वपोषित उत्पादक होते हैं जिनके पास बैलों की जोड़ी के साथ साथ पर्याप्त बड़ी जोत भी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो कौन से दिल्ली के शासक ने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, या आपके फिरोज शाह तुगलक ने? तो ये अपनाई थी आपकी बलबन ने। ओके, बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, आपके सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त और लोह की नीति अपनाई थी आपके बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके कुछ प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी सूची में अनुच्छेद दिए हैं। तो बताने कि आपका कौन सा प्रावधान आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो उपाधियों का निषेध आपके कौन से अनुच्छेद में आता है? ये आता है आपके अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 26 में आता है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार 21 के। उपाधियों का अनुच्छेद 26। और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, सॉरी यहाँ पर उपाधियों का निषेध आता है आपके अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये आता है आपके 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। और शिक्षा का अधिकार आता है अनुच्छेद 21 एक कै में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है आपको कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके शहर दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे बता रखा है नदी के तट पर अवस्थित, यानी कि आपकी कौन सी नदी पर ये अवस्थित है। तो जबलपुर आपकी नर्मदा नदी पर है, हैदराबाद कृष्णा पे, कोटा चंबल पे, नासिक गोदावरी पे। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो है आपका बी, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद आपकी कृष्णा नदी पर नहीं है, हैदराबाद स्थित है आपकी मूसी नदी पे। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन है मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनके जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कारण है आपका, मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका कथन सही है। मरुस्थलीय पौधे के जो जड़ तंत्र होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, बट आपका कारण गलत है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। मरुस्थलीय पौधे के अंतर्गत आपके कैक्टस और आपका घीकुआर यानी कि एलोय इत्यादि पौधे आते हैं, जो कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों का जो जड़ तंत्र होता है आपका रूट सिस्टम बोलते हैं, जिसको मृदा से जल की खोज के लिए काफी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी-कभी भूमिगत होते हैं। तो मृदा का उच्च तापमान आपके जड़ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता। इनके जड़ तंत्र इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि ये आपकी जो मिट्टी होती है उसमें पानी की खोज के लिए फैल जाते हैं, इसलिए इनके जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया है जो पर्यावरण संरक्षण में आपके सहायक है। अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे उगाना, शिफ्टिंग खेती या आपकी जैविक खेती। ये है आपकी जैविक खेती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जैविक खेती। जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा, पारिस्थितिक तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। किसके द्वारा भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या आपके कर्जन के शासनकाल में, या इसके अलावा आपका बेंटिक के शासनकाल डलहौजी के शासनकाल में। तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था आपके कॉर्नवालिस के काल में। ओके, भारत की प्रसिद्ध संविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस के काल में किया गया था। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो कौन सी शक्ति आपकी सही नहीं है, यानी कि कौन सा राष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है, वो है आपका वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। यह आता है आपके अनुच्छेद 79 में। ओके, अनुच्छेद 86 के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ओके, ये आता है आपके अनुच्छेद 86(1) में। ओके, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा। और अनुच्छेद 123 के तहत वह किन्हीं परिस्थितियों में आपके अध्यादेश लागू कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके पर्वत दे रखे हैं, दूसरी सूची में महाद्वीप दे रखे हैं। तो एंडीज पर्वत कौन से महाद्वीप में आपके, दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज कहाँ पर है आपके, दक्षिण अमेरिका में। अल्पताई आपके एशिया में।
अल्पटाई एशिया में, आल्प्स है आपके यूरोप में, और अल्पेशियन है आपके उत्तरी अमेरिका में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है आपका? उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, या उसकी सूर्य से दूरी। तो किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। ओके, तारे का सतत स्पेक्ट्रम ही उनके रंगों का निर्धारण करता है। किसी तारे का रंग वस्तुतः उसके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक गर्म तारे में स्पेक्ट्रम के नीले भाग से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है और ये आपके नीले दिखाई देते हैं। जो सबसे गर्म तारे होंगे, सबसे गर्म तारे वो आपके नीले रंग के होंगे, और सबसे कम गर्म तारे आपके किस रंग के होंगे? ये आपके लाल रंग के होंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके बहराइच में, रांची में, या आपके झांसी में, या पटना में। तो ये स्थित है आपके झांसी में। ये आपके स्थापित हुआ था वर्ष 1962 में। वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड वेलेजली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता से, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि से, और लॉर्ड कैनिंग आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। तो कौन सा इनमें से सही सुमेलित है आपका? सही सुमेलित कौन सा है आपका इसमें से? लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? ओके, तो सही सुमेलित है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में आपके स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि आपकी चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यानी कि कुशल आक्रमणता की नीति आपकी जॉन लॉरेंस की थी। ये थी आपकी जॉन लॉरेंस से संबंधित। ओके, और आपकी जो सहायक संधि थी ये किससे संबंधित थी? सहायक संधि से संबंधित थे आपके लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। ओके, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी 1884 टू 88। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डफरिन का कार्यकाल था आपका 1884 से 88, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यही आपका सही सुमेलित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है और इन्होंने इसे 1793 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? केंद्रीय मंत्री परिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सी स्थिति एक सही नहीं है मंत्री परिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उसे बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अपदस्थ मंत्री परिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। तो करेक्ट आंसर है आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ये आपका सही नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है।
ओके, लगता है कि जब आपके राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। ओके, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वही मंत्रिपरिषद आपकी कार्य करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कैंपस आपकी कौन सही सुमेलित है, सॉरी कौन आपका सही सुमेलित है। तो कैंपस आपके कहाँ पर मिलते हैं, उत्तरी ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला में, पंपाज चिली में और सेल्वास आपके दक्षिण अफ्रीका में। सेल्वास कहाँ पर मिलते हैं आपके, दक्षिण अफ्रीका में। तो कौन सा कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित आपका लानोस वेनेजुएला में मिलते हैं। ओके, लानोज का विस्तार वेनेजुएला में है, जबकि कैंपास आपके दक्षिण पूर्वी ब्राजील में मिलते हैं। कैंपास कहाँ पर मिलते हैं आपके, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में। ओके, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में मिलते हैं। और पंपास कहाँ पर मिलते हैं आपके, पंपास मुख्यतः अर्जेंटीना में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, अर्जेंटीना में। ओके, अर्जेंटीना में। और नेक्स्ट आपके जो सेल्वास है वो दक्षिण ब्राजील में नहीं मिलते, ये कहाँ पर मिलते हैं आपके, सेल्वास अमेजन बेसिन में। सेल्वास जो है ये आपके अमेजन बेसिन में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। अमेजन बेसिन में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। सदाबहार वन है, ये आपके घास के मैदान नहीं है। ओके, सेल्वास जो है ये घास के मैदान नहीं है, ये आपके अमेजन बेसिन में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, फुलरिन्स जो है आपके फुलरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। शुष्क बर्फ आपके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। केरोटीन जो होता है वो मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि फुलरीन जो है, फुलरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। फुलरीन कार्बन का अपरूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक से है। किससे संबंधित है गोल्डन हैंड शेक, अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, शैक्षिक सेवानिवृत्ति योजना, मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना, विशिष्ट अतिथियों की आगवानी। तो गोल्डन हैंडशेक का संबंध है आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से। वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अतिरिक्त कर्मचारी से मुक्त करने हेतु प्रोत्साहन युक्त एक स्वैच्छिक निवृत्ति योजना आपके प्रारंभ की, इसे ही गोल्डन हैंडशेक का नाम दिया गया। और कब प्रारंभ हुई थी आपकी, वर्ष 1991 यानी कि 1991 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही है। तो बताना है आपको कौन सा कथन सही है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। और दूसरा कथन भी सही है आपका, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया।
1905 के जो गवर्नर थे आपके लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया। इसलिए आपके दोनों ही कथन सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति कौन होता है आपका, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठ पदधारी है आपके। इसके पास पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग, पदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपकी चारों ही कथन सही हैं। ओके, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठ पदधारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, पदच्युत अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका हाथियों के लिए है, और नेक्स्ट आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में आपके टाइगर मिलते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो आपका ऑप्शन बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य संरक्षित वन्य पशु आपके बाघ और हाथी हैं। पेरियार में आपके बाघ और आपके हाथी के लिए आपका संरक्षित है, हंगुल के लिए नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कि विटामिन के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। विटामिन के आपका जल में घुलनशील विटामिन है। तो करेक्ट आपका जो करेक्ट नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, विटामिन के जो है वो आपका जल में घुलनशील नहीं है। विटामिन के आपका जल में घुलनशील नहीं है, ये आपके वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह औद्योगिक संबंध का सहभागीदार नहीं है। उपभोक्ता एवं उनके संगठन, श्रमिक एवं उनके संगठन, प्रबंधक एवं उनके संगठन, राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकारें। तो कौन सा नहीं है आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपभोक्ता एवं उनके संगठन। उपभोक्ता एवं उनके संगठन औद्योगिक संबंध के सहभागीदार नहीं होते हैं, जबकि श्रमिक एवं उनके संगठन, प्रबंधक एवं उनके संगठन तथा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार औद्योगिक संबंध के सहभागीदार होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट क्लास में अपने नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।